Yeah. Uh, Topic of today's class is pair of straight lines. I have already discussed this topic in your class. I am just giving the brief, again, the introduction of the topic and brief recap of the classes. So, what is pair of straight lines? So, pair of straight lines, combined equation of two lines. If you multiply two equation, you will get a pair of straight lines. Like here, extreme uh, left corner. If if you have two lines, say x minus y is equal to 0 and x plus y is equal to 0 line, and if we multiply these two lines, we will get a second degree equation x square minus y square is equal to 0. Okay, and if we do this reverse calculation, there is a second degree equation x square minus y square is equal to 0. Second degree means this is not a linear equation. Coefficient of x, and there exist terms in which power of x is 2, power of y is 2, and यहाँ पर x y के terms भी हो सकते हैं. तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसके दो लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, एक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है, ये मेरे पास में ये जो इक्वेशन है, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया. अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, एक हमारे पास लाइन है वाई एक्सिस और एक लाइन है हमारे पास एक्स एक्सिस, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो के अंदर दो लाइन्स हैं, एक एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो. तो ये भी एक मेरे पास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हो गया. हमने कोई और एग्जांपल लिया, एक x इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू टू, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करने के लिए लाइन बनाई x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. अब ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन बनी है हमारे पास में, ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन बनी है यहाँ पर, इस सेकंड डिग्री इक्वेशन का, इस सेकंड डिग्री इक्वेशन के पास में दो लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं, एक x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक y इज इक्वल टू टू. हमारे पास दो फैक्टर बने. अब सपोज किसी ने कहा सर आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए. राइट में देखिए आप कि आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, एक्स वाई इज इक्वल टू वन. नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू वन, ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, इसके मेरे पास में लीनियर फैक्टर्स नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं आ रही. ये कोई और कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कर्व है हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इज इक्वल टू वन बाई एक्स. इसकी कोई लीनियर फैक्टर नहीं है. ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसकी फिगर मैंने बना रखी है, y इज इक्वल टू वन बाई एक्स. हर एक टर्म में x और y जो कोऑर्डिनेट्स उनका मल्टीप्लीकेशन वन होगा. सो कुछ आपको मैंने सेकंड डिग्री के एग्जांपल्स दिए, जो पहले तीन एग्जांपल लिखे हैं वो सब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है. और सपोज हमने एक थोड़ी बड़ी लाइन लिखी, जैसे यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में एक्स स्क्वायर के टर्म आएंगे, आपके पास में वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा, आपके पास में एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा, और आपके पास में कॉन्स्टेंट टर्म भी हो सकता है. तो अगर आपके पास में हो सकता है कुछ के कोफिशिएंट जीरो भी हो जाए, हो सकता है एक्स का कोफिशिएंट जीरो हो जाए, वाई का कोफिशिएंट जीरो हो जाए, बट इसमें सेकंड डिग्री के टर्म भी आएंगे. तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आपने सारी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करा. जैसे कि पहले फैक्टर में से यदि आपने फर्स्ट फैक्टर में से यदि आपने 2x लिया और सेकंड में से भी 3x ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर बनेगा, तो आपके पास आ गया 6x स्क्वायर. फिर यदि आपने फर्स्ट में से माइनस वाई और सेकंड में से प्लस वाई को मल्टीप्लाई करा तो आपके पास में नीचे माइनस वाई स्क्वायर आ गया, एंड सो ऑन. आपने इसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 7x प्लस 4y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. ये एक इक्वेशन हमारे पास में बनी, और इसके दो लीनियर फैक्टर्स होंगे, जो दो ऊपर हमने लाइंस जिसे मल्टीप्लाई करके हम लाए थे. अगर हम वो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा. तो इन जनरल यदि हम दो लाइन लें, मान लिया मेरे पास में दो लाइन है, एक है L1x, एक लाइन अभी हमारे पास में L1 लाइन हो गई A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन L1 हो गई. एक लाइन L2 हो गई आपके पास A2x प्लस
b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखें, मतलब L1 मल्टीप्लाइड बाई L2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, L1 L2 इज इक्वल टू 0 करें, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी कि अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाई हम करें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे, वाई स्क्वायर के आएंगे, एक्स वाई होगा, एक्स होगा, वाई होगा। तो हमने कहा कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन की फॉर्म जो आ गई हमारे पास में, ये आ गई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो सेकंड डिग्री की एक जनरल इक्वेशन लिखी हमने एक्स एंड वाई में, यही हम इक्वेशन लेके चलते हैं, आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई, तो आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम ए एच बी और इसके जो कोफिशिएंट्स आपके पास में जी एफ सी हैं, इन पे डिफरेंट कंडीशंस इम्पोज करते हैं, तो हमारे पास में ये डिफरेंट सेकंड डिग्री के कर्व देती है। अगर इस इक्वेशन नंबर 1 के दो लीनियर फैक्टर हो गए, तो ये आपके पास में अगर ये आपके पास दो लीनियर फैक्टर हो गए, तो ये हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन देगी। अगर इसमें हमारे पास में दो ये सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ये हमारे पास में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व ये रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये हमारे पास हमें देखना है कि ये किस चीज़ को हमारे पास में रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें देखना है कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अभी अगर इस इक्वेशन नंबर 1 के दो लीनियर फैक्टर अगर हो जाते हैं, अगर इस इक्वेशन नंबर 1 के दो लीनियर फैक्टर हो जाते हैं, तो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमने क्या करा, इसके लीनियर फैक्टर निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन को मान लिया, एक जो 1 है, इक्वेशन 1 को मैंने x में क्वाड्रेटिक की तरह लिख लिया। तो पहले एक्स स्क्वायर के टर्म लिख लिए, ये एक्स स्क्वायर का टर्म लिखा, फिर मैंने इसमें x का टर्म लिखा, फिर मैंने इसमें जो जिनमें x नहीं है वो लिख दिया, तो वो कांस्टेंट की तरह काम कर जाएंगे, बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट होने चाहिए। अगर इसके दो रूट हैं तो हमने रूट का फॉर्मूला लगाया, तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक का रूट का फॉर्मूला होता है वो हमने अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, ये फॉर्मूला मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करा है, तो इस फॉर्मूले में जो d आया, जो अंडर रूट के अंदर आपके पास क्वांटिटी है एच वाई प्लस जी होल स्क्वायर माइनस टाइम्स बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, अगर ये जो अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है, 2 से 2 आप काट सकते हो, 2 से 2 अगर आप यहाँ पर काट सकते हो, तो ये कट ही जाएगा आपके पास, ये 2 इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो अगर ये अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर बना लेती है, तो आपके पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये आपके पास में एच वाई जी लीनियर टर्म आ रहे हैं आपके पास। और अगर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो वाई में क्वाड्रेटिक बन रही है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बना लेगी, तो आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा और हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और वो हमारे पास में लाइन दे देंगी, दो लाइन आ जाएंगी, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो यही लिखा है हमने कि इफ एच वाई प्लस जी होल स्क्वायर माइनस ए टाइम्स बी वाई स्क्वायर प्लस 2f प्लस सी इज परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे पास ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन थी जिसे हमने नंबर 1 दिया था, ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी। ओके, तो हमारे पास हमने वाई स्क्वायर के टर्म अलग करे, वाई के अलग करे, जी स्क्वायर माइनस ए सी, और हमने इसका डी जीरो कर दिया, हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दिया। परफेक्ट स्क्वायर के लिए सेम रूट होने चाहिए, तो आपके पास में सेम रूट है, तो डी जीरो कर दिया। डी जीरो करा तो डी जीरो करके मेरे पास कंडीशन आ गई, ए बी सी प्लस 2fg माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास में जो आया है, ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई कि वो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसके लीनियर फैक्टर कब होंगे, जब अंडर रूट के अंदर की जो चीज़ है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी तो डी जीरो होना चाहिए। ये जो चीज़ है इसे हमने कहा, जो मैंने अभी हाईलाइट करी, इसे हमने कहा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर आ जाएगा आपके पास।
वेयर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सी इज कांस्टेंट टर्म, f is coefficient of 2y, g is coefficient of 2x and h is coefficient of 2xy। और इसी को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, तो डिटर्मिनेंट आ गई इसकी a b c, आपके पास में ये एक डायगोनल में आए। उसके बाद हम लिख लेते हैं एफ जी एच, कंटिन्यूएशन में एफ जी एच आया, और ये एफ जी एच मैंने ऐसे लिखा यहाँ पर एफ जी एच, और इसी को मैंने सिमेट्रिकली यहाँ से लिख दिया एफ जी एच। सिमेट्रिक जो मैं टर्म बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो जो टर्म फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का है जी, वही आपके पास में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का है। ये 1 3 टर्म, ये 3 1 टर्म के बराबर है। जो टर्म सेकंड रो थर्ड कॉलम का है, वही थर्ड रो सेकंड कॉलम का हो जाएगा आपके पास में, तो सिमेट्रिक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब है कि अगर हम ये वाली जो कैलकुलेशन अपनी से इस लाइन के लिए करें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा तो 0 आ रहा है। तो लाइन के लिए हमने लिखा कि देयर आर टू कंडीशन जो हमें चाहिए, कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ रियल स्ट्रेट लाइन है तो डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू 0। और रियल लाइन के लिए एक कंडीशन मैंने और इम्पोज करी, एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये जो लिखा हुआ है ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक है। मैंने इसके डिटर्मिनेंट को 0 कर दिया, बट इसका एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ रहा है। तो इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इसके दो लीनियर फैक्टर नहीं हो रहे, इसके दो लीनियर फैक्टर नहीं है। और जो लीनियर फैक्टर अगर आ रहे हैं तो इमेजिनरी आ रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पर जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो डेल्टा तो 0 वाली सेटिस्फाई हो रही है, बट जो हमारे पास में है एच स्क्वायर, जो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर माइनस ए बी जो आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी जो हमारे पास में आ रहा है, ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है हमारे पास, ठीक है। चलिए, हमारे पास जो ऊपर एग्जाम्पल था, एक बार देखते हैं क्या ऊपर जो हमने मल्टीप्लाई करके लाए थे वो यही था क्या। जो ऊपर हमने दो लाइन्स अभी एक मल्टीप्लाई करी थी एग्जाम्पल में, वो कौन सी लाइन थी। ओके, हमने कुछ मल्टीप्लाई करा था, हाँ, 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 7x प्लस 4y माइनस 3, है ना, ये लाइन की इक्वेशन थी। हम नीचे जो एग्जाम्पल लिखा हमने, ठीक है, यही है 7x प्लस 4y। तो हमने इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। तो जब हमने इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है इसमें, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6, ठीक है, 6 लिखा। ए बी सी, बी है -1, सी है -3, फिर है एफ जी एच, एफ जी एच 2y का कोफिशिएंट आ गया 2, जी 2x का कोफिशिएंट 7/2 एंड xy का कोफिशिएंट होता है 2xy का कोफिशिएंट होता है h, वो हो गया -1/2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आ गई 0। और इस इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आ गया पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन के दो लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो एक तरीक अब हमें एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख रखी है, कि इसके दो लीनियर फैक्टर हम कैसे निकालें। ये जो इक्वेशन हमारे पास में है, इक्वेशन नंबर 2, इसके दो लीनियर फैक्टर हम किस तरीके से निकालें, इसके तरीका हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस इसके लीनियर फैक्टर कैसे करें, इस चीज पर आने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये हमें पता लग गया कि इक्वेशन नंबर 2 के दो लीनियर फैक्टर हो जाएंगे, इसमें कोई अब हमारे पास में हमें कोई शक नहीं है, इसके दो लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट पे आने से पहले हम एक और टर्म देखते हैं कि एक टर्म होता है होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। नाउ व्हाट इज दिस टर्म होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक सा, होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जी एफ ऑफ एक्स वाई एक हमारे पास कोई रिलेशन है, एक्स और वाई में एक रिलेशन है, एफ एक्स वाई इज एनी रिलेशन इन एक्स एंड वाई। अगर हम उसमें x को रिप्लेस कर दें tx से, और उस इक्वेशन में y को रिप्लेस कर दें ty से, तो अगर आपके पास में वो जो t है, वो t की पावर n आपके पास में यदि बाहर आ जाए, अगर वो t की पावर n यहाँ पर बाहर आ जाए आपके पास में, ये बाहर कब आ सकता है, ये बाहर तभी आ सकता है जब हर टर्म में
जो आपके पास रिलेशन एक्स और वाई में है, उसमें एक्स और वाई की पावर का सम यदि हर एक में एन आ रहा है तब ये टी की पावर एन बाहर आएगा। यदि आपके पास में कोई भी एक टर्म ऐसा रह गया जिसमें एक्स और वाई की पावर का सम अगर एन नहीं है तो टी रेज टू पावर एन बाहर नहीं आएगा, और हम कहेंगे वो जो आपने इक्वेशन लिख रखी है वो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है इन एक्स एंड वाई। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है एल ए एक्स प्लस बी वाई। तो यहाँ देखिए जो वेरिएबल एक्स और वाई हैं ये डिग्री वन में आ रहे हैं। अगर हम x को टी एक्स और y को टी वाई से रिप्लेस करें तो t बाहर आ गया आपके पास में, और ये चीज हमारे पास में एल टी एक्स टी वाई हो गई टी टाइम्स एल एक्स वाई। तो हमने कहा ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री वन। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, इस साइड देखें, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पर पहला टर्म जो है ए एक्स, इसमें एक्स का पावर वन है, बी वाई वाई लीनियर टर्म आ रहा है, बट सी जो है मेरे पास इसकी पावर जीरो है, इसमें ना एक्स आ रहा है ना वाई आ रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर मैं इसमें एफ ऑफ टी एक्स टी वाई लगाया तो ए टी एक्स प्लस बी टी वाई प्लस सी आया, ए टी एक्स प्लस बी टी वाई प्लस सी आ गया आपके पास में। हम यहाँ से टी कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज सी में नहीं आया आपके पास, तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। यहाँ पर एक्स और वाई में ये होमोजीनियस नहीं है, हर टर्म में एक्स और वाई की पावर का सम सेम नहीं आ रहा। तो पहले वाले एग्जाम्पल में कहेंगे ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री वन। अगर अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल लिया हमने एक होमोजीनियस इक्वेशन, ये वाली ली हमने, ये हाईलाइट करी मैंने, एफ एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसमें एक्स और वाई की पावर का सम देखें, अगर हम यहाँ पर x और y की पावर का सम देखें तो पहले टर्म में भी कितना है आपके पास में टू, दूसरे वाले में भी आपके पास में कितनी है x और y, x की पावर वन, y की पावर वन, बी वाई स्क्वायर। आप रिप्लेस करिए इसमें t को, x को tx से और y को ty से, वेयर t कैन बी एनी रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। तो आपके पास ये वाली अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो इस वाली में क्या आ जाएगा, f ऑफ tx कॉमा ty इस एग्जाम्पल में आ जाना चाहिए टी स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई। तो हमारे पास हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्स और वाई की पावर का सम हर जगह पर कितना है, थ्री। तो हम कहेंगे ये डिग्री थ्री है। आप और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट मुझे जो अभी लेना है, हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में ले रहे हैं कि इनकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर में वो अगर तीन डिग्री का है ये होमोजीनियस, तो एक्स की पावर जीरो से लेकर तीन तक जा सकती है और वाई की पावर भी जीरो से तीन। क्योंकि आप मेरे से कह सकते हैं अगर सर आपको ऐसा बनाना है तो आप एक टर्म ये भी जोड़ दीजिए इसमें कि ई टाइम्स आप ऐसा टर्म जोड़ दीजिए इसमें एक्स की पावर टू बाई थ्री, और y की पावर आप जोड़ दीजिए इसमें से सेवन बाई थ्री जोड़ दीजिए। तो अगर x की पावर टू बाई थ्री, सेवन बाई थ्री भी आपने इसमें जोड़ दिया तो अभी भी एक्स वाई की पावर का सम मेरे पास में थ्री ही आ रहा है भाई। तो आप अगर इसमें x को टी एक्स और y को टी वाई से रिप्लेस करेंगे तो टी क्यू बाहर आ जाएगा। मैं अभी भी इसे होमोजीनियस कह दूंगा, बट अभी मैं जो ले रहा हूँ इक्वेशंस वो ले रहा हूँ जिसमें एक्स और वाई की पावर हमारे पास में होल नंबर्स में आ रही हैं। तो इस वाले जो मैंने ऐड करा है इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो बहुत तरीके से आ सकता है कि अगर मुझे कांस्टेंट आपके पास एक्स और वाई की पावर यदि कांस्टेंट रखनी है तो बहुत सारे तरीके से आ सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इन्हें पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो यदि मैं एन डिग्री का, अगर मैं एन डिग्री का एक होमोजीनियस इक्वेशन लेता हूँ तो एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस इक्वेशन आ गई। देखिए यहाँ पर x की पावर n आया, यहाँ पर x की पावर n माइनस वन और y फिर n हो गया, यहाँ पर भी n हो गया, और लास्ट में यहाँ x की पावर वन है, y की पावर n माइनस वन फिर n हो गया, और लास्ट टर्म आ गया आपके पास में y की पावर n है और x की पावर जीरो। तो ये इक्वेशन मेरे पास आई एक n डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन आ गई आपके पास, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, n को मैंने कोई नेचुरल नंबर दे दूंगा तो इस तरह से n आपके n डिग्री का मेरे पास में ये होमोजीनियस इक्वेशन एन एक्स एंड वाई आ गई। जैसे मैंने अभी लिखा था कि ये इसे भी कहूंगा मैं, यहाँ पर भी अगर हम x को टी एक्स और y को टी वाई से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास t की पावर टू बाई थ्री कॉमन आ जाएगा। हम कह देंगे डिग्री टू बाई थ्री का होमोजीनियस है क्योंकि x और y में पावर का सम हर जगह पर कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक इंफॉर्मेशन ली कि
अगर हम होमोजीनियस इक्वेशन कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, हमें पढ़ना है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, नाउ यहाँ मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री वन, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री वन का मतलब हुआ y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप से। एक है एम एक्स माइनस वाई या y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स और y के जो टर्म्स हैं वो डिग्री वन में आ रहे हैं और आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हमेशा एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी और वो लाइन हमेशा ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, हमेशा ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी। नाउ इसी को मैंने थोड़ा और आगे करा। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस, रियल और इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी, अब रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस, मतलब अगर उसका एच स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी हो जाएगा तो रियल लाइन आ जाएंगी आपके पास में, है ना। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया तो हम उसके लीनियर फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो हम कहेंगे कि भाई कुछ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी आपके पास में लीनियर फैक्टर्स आएंगे जिसमें आयोटा भी आ जाएगा। अभी हम उनमें डील नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या है, दो स्ट्रेट लाइन प्रिसाइसली हमने लिख लिया रियल और इमेजिनरी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाली दो लाइन मिल जाएंगी। इसी को जनरलाइज कर दिया, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन represents n straight lines, real और imaginary passing through origin। ठीक है, ओके। तो हम अपनी इक्वेशन पे आए, सेकंड डिग्री की इक्वेशन लिखी हमने, ये इक्वेशन लिखी है हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आई। As I just said, this is equation of a homogeneous equation of degree 2 in x and y. This equation always represent two straight lines passing through origin. Suppose the lines represented by this equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are y minus m1x and y minus m2x is equal to 0। ठीक है, इससे रिप्रेजेंटेड ये दो लाइन हो सकती है हमारे पास, बिल्कुल ठीक। तो अगर ओरिजिन से कोई लाइन पास कर रही है वो इस फॉर्म की होगी y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m कितना आ गया हमारे पास में y बाई एक्स। तो हमने क्या करा, ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन आपके पास में आई है, ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन आई है, इसमें क्या करिए आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। और जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये y बाई एक्स में एक पॉलिनोमियल बना देगा। क्योंकि y बाई एक्स में क्यों बना देगा, क्योंकि हर एक टर्म में x और y की पावर का सम कैसा है, एक्स और वाई की पावर का सम हर एक में हमारे पास में टू है। तो जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये बन गया बी टाइम्स वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर टू एच वाई बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, और वाई बाई एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया एम से, तो नेक्स्ट इक्वेशन बन गई बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। नाउ सपोज देर आर टू रूट्स m1 एंड m2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आ गए m1 एंड m2, और अगर हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो फोर एच स्क्वायर माइनस फोर ए बी, फोर कॉमन लिया, एच स्क्वायर माइनस ए बी फॉर रियल रूट्स आपके पास में, फॉर रियल रूट्स आपके पास क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए। ठीक है, डी आपके पास जो आया था। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में अगर हम चाहें तो इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके m1 और m2 निकालेंगे, तो उसके बाद हम पे लाइन आ जाएंगी y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। अगर हमें इसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो कम से कम हमें दो चीजें पता लग रही हैं। एक हमें पता लग रहा है इसमें स्लोप ऑफ द सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2, ये तो बिना बिना इक्वेशन बिना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करे हम रूट्स का सम तो निकाल ही सकते हैं। तो आ गया m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस टू एच बाई बी एंड m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी। ये हम किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लाए हैं, ये जो हमने इसके साथ में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है, यहाँ से हम लेके आए कि अगर इसके रूट ये हैं तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने इसमें निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो दो लाइन हमारे पास आई थी y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m1x, इनके बीच में जो एंगल है, अगर उस एंगल को हमें निकालना है तो उस एंगल का हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, नाउ m1 m2 की वैल्यू अगर हमारे पास में रियल है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसी में हम डील कर रहे हैं। तो हमने कहा कि m1 माइनस m2
M1 और M2 को निकाले बिना भी हम M1 माइनस M2 को निकाल सकते हैं, अगर हमें M1 प्लस M2 और M1 M2 पता है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया अंडर रूट ऑफ M1 प्लस M2 होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस M1 M2। नीचे मॉड मैंने लगा दिया क्योंकि ऊपर की वैल्यू अंडर रूट के अंदर, तो रियल क्वांटिटी आपके पास है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसे हमने सॉल्व करा यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व करा तो M1 प्लस M2 की वैल्यू रख दी मैंने। M1 प्लस M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2h/b। इसका स्क्वायर करा तो कितना आ गया, 4h² ओवर b² माइनस 4ab का अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास में, डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, 1 प्लस a/b, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके। तो b हमने अगर एलसीएम लिया तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 बाहर निकाला तो 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab, और 1/b, 1/b न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, ये आ गया a प्लस b का मॉड। तो ये फॉर्मूला हमारे पास डेराइव हो गया, एंगल बिटवीन two lines which are represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. The formula is 2 under root h square minus ab over a plus b. बिल्कुल ठीक, ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं कि एक राइट कॉर्नर में एक फिगर बन रही है। यहाँ मैं खाली इतना दिखा रहा हूँ कि अगर ओरिजिन से लाइन पास कर रही है तो ओरिजिन तो उसमें है ही, ओरिजिन पर लाइन पास कर रही है कोई भी, तो उसका जो स्लोप है अगर उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है एक्स कॉमा वाई, तो स्लोप आ जाएगा आपके पास में m इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो। इसका मतलब m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स जो हमने रिप्लेस करा था, तो खाली उसी को हमने दूसरे तरीके से कि भाई आपके सामने रखा है कि m इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, तो इस वाई माइनस एक्स में दो चीजें छुपी हुई हैं, वाई माइनस जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो। ठीक है, तो हमने यहाँ तक एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला डेराइव करा। हमने जो डेराइव करा वो फॉर्मूला हमने डेराइव करा फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बट अच्छी बात यह है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज इक्वली एप्लीकेबल इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नॉट होमोजीनियस, इफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट 0,0, तो भी ये फॉर्मूला उन दोनों के बीच में एंगल निकालने के काम हमारे पास में आएगा। जैसे हमें खाली उसके लिए तीन ही चीज चाहिए आपके पास, ए एच एंड बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर हमने एक ये देखा कि अगर इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर जीरो हो गया, दैट इज h² माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो लाइन कैसी आ गई हमारे पास, अगर हमारे पास में h² माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो आ गया तो लाइंस कैसी हो गई हमारे पास, यहाँ से न्यूमरेटर जीरो हो गया तो एंगल आपका जीरो, tan थीटा लाइंस आर पैरेलल। नाउ इफ डिनोमिनेटर ऑफ दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो लाइंस कैसी हो गई भाई, परपेंडिकुलर हो गई, लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और a प्लस बी को हम जानते हैं किस नाम से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर आपके पास में जीरो हो गए तो लाइंस कैसे आ गई, परपेंडिकुलर आ गई। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में एक हमने एग्जांपल लिख लिया कि भाई अगर हमारे पास में कुछ ऐसे है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लाइन है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ए प्लस बी, इसका कितना आ गया, जीरो। तो लाइंस कैसी हैं, ये लाइंस जो इससे रिप्रेजेंट होंगी वो परपेंडिकुलर लाइंस रिप्रेजेंट हो रही होंगी। ठीक है, आपके पास कोई भी आप इक्वेशन ऐसी लिखें जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यदि कैसा है, जीरो, आपने ये वाला पेयर लिख दिया कि हमारे पास तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। कोऑर्डिनेट एक्सिस का पेयर बना लिया, इसमें भी एक्स स्क्वायर का टर्म भी नहीं है, वाई स्क्वायर का टर्म, मतलब दोनों के टर्म अलग अलग जीरो आ रहे हैं तो सम भी जीरो हो गया। ये भी मेरे पास कैसा हो गया, परपेंडिकुलर लाइंस हो गई है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, लाइंस आर पैरेलल इन दिस केस, क्योंकि जीरो जीरो से पास कर रही हैं और एंगल भी उनके बीच में जीरो है तो कोइंसिडेंट लाइन ही हो जाएंगी। बट अगर हमारे पास में ये वाली पेयर दिया हुआ है आपको, यदि आपको हमारे पास में ये जनरलाइज इक्वेशन, यहाँ पर एक चीज हमने लिख दी है कि दिस फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो होमोजीनियस होने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अब ध्यान दीजिए आप कि मान लिया मेरे पास में एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख रखी है, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है। सपोज ये जो इक्वेशन है मेरे पास में, हम इसे देखते हैं कि इससे जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं, इस इक्वेशन से जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया मेरे पास अल्फा कॉमा बीटा। इस इक्वेशन से जो दो लाइन रिप्रेजेंट होंगी, सपोज उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज अल्फा कॉमा बीटा। ये लाइंस हैं मान लिया L1 एंड L2। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यदि मैं ओरिजिन को शिफ्ट करके इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाकर नई एक्सिस बना देता हूँ, ये जो पिंक कलर से मैंने बनाई हुई है, अगर आप नई एक्सिस बना देते हो और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा कॉमा बीटा, इसे नया ओरिजिन बना देते हो, तो इनके बीच में एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप ये कह सकते हो कि अगर L1 और L2 के पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, कि भाई L1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ मैंने L1 डैश कर दी और एक इसके पैरेलल लाइन L2 डैश ड्रॉ कर दी, तो क्या इनमें इनके एंगल में चेंज आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपके पास अगर उस पूरे सिस्टम को उठाकर आप यहाँ ले आए, पैरेलली आपने इस L1 L2 को उठाकर ओरिजिन पे ले आए, या फिर इस फ्रेम को उठाकर यहाँ पर लेके इनके कोऑर्डिनेट्स पे, तो इनके बीच में एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक्चुअली में उसकी जो इक्वेशन है, जब आप इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो एक होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी, क्योंकि अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 L2 का अल्फा बीटा की जगह क्या हो जाएगा? 0,0। तो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी और हम इसे प्रूव करके ये लेके आएंगे, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी। तो जब आप नए फ्रेम में इक्वेशन निकालेंगे ना, तो वो खाली इस इक्वेशन का इतना पार्ट आ जाएगा, a टाइम्स कैपिटल एक्स स्क्वायर 2h कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बी वाई स्क्वायर, खाली इतना पार्ट आ जाएगा आपके पास में उसका। बाकी पार्ट 2gx प्लस 2fy प्लस सी, जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है, जिसकी डिग्री 1 या 1 से भी कम है, वो सारा पार्ट आपके पास में 0 हो जाएगा यदि आपने इन दोनों लाइंस को ओरिजिन से पास करता हुआ बनाया। तो एक लाइन y इजिकल टू m1x की फॉर्म की होगी, दूसरी y इजिकल टू m2x की फॉर्म की होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर का टर्म आ सकता है, वाई स्क्वायर का टर्म आ सकता है, एक्स वाई का टर्म आ सकता है, लेकिन बाकी कोई और टर्म नहीं आएगा। ठीक है, हमने इस चीज को करना चाहा। तो इज रिप्रेजेंटिंग, अब हम आ गए यहाँ पर कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग से टू स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस, सपोज their point of intersection is अल्फा कोमा बीटा। ठीक है ना। ना हमने क्या करा, ओरिजिन को शिफ्ट करके ले गए अल्फा कोमा बीटा पर। तो अगर अल्फा कोमा बीटा इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इक्वेशन 1 में मैंने अल्फा बीटा रख दिया, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बी बीटा स्क्वायर 2g अल्फा 2f बीटा प्लस सी, आपके पास ये जो इक्वेशन लिखी है ये पूरी की पूरी भी इससे सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। नाउ शिफ्ट द ओरिजिन टू अल्फा कोमा बीटा, ओरिजिन को हम अल्फा बीटा पर ले गए। ठीक है। जब हम ओरिजिन को अल्फा बीटा पर लेके गए तो हमें क्या क्या हमें रिप्लेसमेंट करना है? अब हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ द कर्व इन न्यू विद रिस्पेक्ट टू न्यू फ्रेम। तो हमने क्या करा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन चाहिए। तो हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस अल्फा से एंड स्मॉल वाई को वाई प्लस बीटा, क्योंकि ओरिजिन को उठा करके हम अल्फा बीटा पर ले जा रहे हैं, एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट इस तरह से कर रहे हैं कि नया ओरिजिन अल्फा बीटा पर चला जाए। तो ओरिजिन 0,0 को उठाकर हम अल्फा बीटा पर ले जा रहे हैं। ठीक है। तो हमने ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें स्मॉल एक्स को रिप्लेस कर दिया कैपिटल एक्स प्लस अल्फा से और स्मॉल वाई को वाई प्लस बीटा से रिप्लेस कर दिया। तो ये एक बड़ी सी इक्वेशन मेरे पास में यहाँ पर बन गई। तो इस चीज को हम देख रहे हैं यहाँ पर, और इसे आना क्या है? आना है इसमें खाली कैपिटल एक्स स्क्वायर के टर्म आएंगे, कैपिटल एक्स वाई के टर्म आएंगे और वाई स्क्वायर, होमोजीनियस इक्वेशन बननी है इसकी। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, इसे हमने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, ये जो इक्वेशन बनी है इसे देखिए मेरे पास, इसे यहाँ तक आ गए हम। इसके लिए मैंने, इसके बाद हम क्या कर देते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर का टर्म अलग कर देता हूँ, एक्स वाई के अलग कलेक्ट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर वाई के कर लेते हैं, वाई स्क्वायर के कर लेते हैं, बाकी सबके टर्म्स कलेक्ट कर लिए। तो देखिए आप यहाँ पर हमने टर्म कलेक्ट करे, तो इतना टर्म तो ए एक्स स्क्वायर 2h वाई बी वाई स्क्वायर, मैंने पहले भी कहा था कि एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये तो कोफिशिएंट ही चेंज नहीं हुए, इतना आ गया। फिर मैंने लिखा 2x टाइम्स दिस 2y टाइम्स दिस और प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा। इस टर्म को मैं पहले से दिखा चुका हूं कि ये जो अंडरलाइन मैंने करा है, अब जो ये अंडरलाइन करा है मैंने, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि अल्फा बीटा तो उस कर्व पे बैठा था जिसे मैंने ऊपर लिख रखा है, ये वाली तो 0 हो गई। अब क्योंकि इसे
होमोजीनियस बनना है तो इसका मतलब है जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट मैंने ये जो स्क्वायर किया है, ये जो x का कोफिशिएंट आया आपके पास में, ये भी जीरो होगा, और जो ये y का आया है ये भी जीरो होगा। ये दोनों आपके पास में जीरो आएंगे तभी तो जाके होमोजीनियस बनेगी। तो मतलब ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी भी जीरो होना चाहिए, और बी बीटा एच अल्फा प्लस जीरो भी होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ से ये आपसे कहता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर अल्फा जहां पर आया वहां एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ इन इक्वेशन में, जहां पर बीटा आया वाई से रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर वाई से रिप्लेस कर देता हूँ, तो दो लीनियर इक्वेशन बन गई। ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू जीरो पहले वाली से, दूसरे वाली से बन गई आपके पास में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन आपके पास में बन गई, ठीक है। अगर इन दोनों को भी मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट है, इसका मतलब ये भी उसी फैमिली से बिलोंग कर रही है जहां पर L1 और L2 अल्फा बीटा से जा रही थी। ये दोनों लीनियर जो इक्वेशन आई है ये वो L1 L2 की इक्वेशन नहीं है, ये भी उस फैमिली की कोई दो अलग इक्वेशंस हैं, ये भी अल्फा बीटा से जा रही हैं, ठीक है। इसकी मैथ्स में हम अभी नहीं आएंगे। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी एप्लीकेशन में जाकर के हम कभी आगे हमें पढ़ने का मौका मिलेगा तो वहां मिलेंगे। राइट नाउ दिस इज बियॉन्ड अवर स्कोप, इससे आगे। बट फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इक्वेशंस हमें अभी थोड़ी देर बाद और दिखने लगेंगी। कौन सी? ये जो मैंने अभी आखिरी में लिखी है ए एक्स प्लस एच वाई, ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं ये हमें आखिरी में भी दिखेंगी। तो मैं दोबारा से जो मैंने अभी बोला है फिर समझा रहा हूँ। मैंने x को रिप्लेस करा कैपिटल एक्स प्लस अल्फा से, y को स्मॉल y को y प्लस बीटा से पूरी इक्वेशन में, क्योंकि इसे होमोजीनियस इक्वेशन आना है। जो लास्ट वाला टर्म था आपके पास में ये तो जीरो ही हो गया, पहले दिखा चुके अल्फा बीटा को, वही इक्वेशन है, उसमें x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा रखा है। होमोजीनियस आना है तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x और y इन्हें भी जीरो होना है, तो इससे दो इक्वेशन आई। ये और कोई इक्वेशन नहीं है, ये अल्फा बीटा से पास होने वाली और दो कोई लाइन है। तो ये मेरे पास में ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन हमारे पास में ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई कि मैंने वो जो आपने पेयर दिया हुआ था L1 L2 का, ओरिजिन को मैंने शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसका यहाँ से एंगल निकाल दूंगा, तो एंगल तो चेंज रहता होता नहीं है, अगर आपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करी है तो एंगल तो चेंज होगा नहीं, तो एंगल का फॉर्मूला दोबारा से वही आ जाएगा। अब आप एंगल निकाल देंगे तो एंगल बिटवीन देम इज टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। ये मेरे पास में इनके बीच के एंगल का, इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला जाएगा, मॉड लगा लेते हैं तो हमारे पास इनके बीच का एक्यूट एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो वो जैसे मैंने कहा था कि वो जो फॉर्मूला निकाला है डेराइव हमने किया था होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, बट दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन मेरे पास रखी थी, इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने दोबारा यहाँ लिख दी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से नीचे जो लिखी हुई है। हमने क्या करा, ये जो इक्वेशन 1 है इस इक्वेशन को मैंने एक बार डिफरेंशिएट करा, इस इक्वेशन को हमने एक बार डिफरेंशिएट करा, जो इक्वेशन नंबर 1 है इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करा x के रेस्पेक्ट में कीपिंग y एज कांस्टेंट, और एक बार y के रेस्पेक्ट में कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो देखिए कौन सी दो इक्वेशन आई। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा y को कांस्टेंट मान के, तो आपके पास 2ax प्लस 2hy, क्योंकि x तो 1 हो गया, by स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, 2gx का x के रेस्पेक्ट में 2g आ गया, और 2fy प्लस c का 0 हो गया, 2 से 2 काटा। सिमिलरली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट, कीपिंग x एज कांस्टेंट। ये बन गया हमारे पास में 2hx, भाई ax स्क्वायर का 0 हो गया, 2hxy में y का 1 तो 2hx, 2by 2f इज इक्वल टू 0, 2 हमने हटा दिया। तो आप देखिए ये जो दो इक्वेशन आई है ax प्लस एच वाई प्लस जी एंड एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ये वही दो इक्वेशन है जो अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसफॉर्मेशन में x का कोफिशिएंट और हमारे पास में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पर ax प्लस एच वाई प्लस जी, ये आ गया आपके पास ax प्लस एच वाई प्लस जी, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3, ये वाली इक्वेशन नंबर, ये वाली जो है ये इक्वेशन नंबर 2 की तरह आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैंने लिखी है, और ये नीचे वाली इक्वेशन नंबर 3 में आ गई एच एक्स बी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब अगर हम जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमें गिवन है
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये जो इक्वेशन 1 है, जब मैंने इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन नंबर 2 और 3 बनाई, और हमें पता है 2 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन था, अल्फा कॉमा बीटा, और अल्फा कॉमा बीटा also a point of intersection of the given lines L1 and L2 which and the combined equation is given by the equation number of 1। इसका मतलब अगर हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 से जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही थी L1 और L2, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा है कि by solving equation 2 and 3 फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है, ये हमें क्या देगा, दैट विल गिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 1, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 1। अब एक लाइन को बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक स्लोप और एक हमारे पास में, एक तो स्लोप की जरूरत पड़ती है और एक पॉइंट की। पॉइंट हमारे पास आ गया, अल्फा बीटा हमारे पास आ गया। तो अगर अल्फा बीटा हमारे पास आ गया तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए अब तो स्लोप चाहिए, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन तो भाई ये आ गई, ये मैंने हाईलाइट करी यहाँ पर, ये मेरे पास में लाइन की इक्वेशन आ गई। और स्लोप निकालने के लिए हमने क्या करा, इसका खाली होमोजीनियस पार्ट ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, उसका होमोजीनियस पार्ट लिया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके एम में एक क्वाड्रेटिक बनाई और एम की दो वैल्यूज निकाल दी। अब ये दो वैल्यूज m1 और m2 की आ गई, ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास में वो दोनों लाइंस जो फैक्टराइज होनी थी इक्वेशन नंबर 1, वो फैक्टर होके हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। अब हम इस पर करते हैं एक एग्जांपल कि भाई कैसे हमने किया। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक एग्जांपल लिया इसमें 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमने एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिया। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं, तो इसमें आपके पास में पक्का इस इक्वेशन, वही इक्वेशन है जो हम पहले से लिखी थी, तो इसकी तो लाइंस को मल्टीप्लाई करके हम इसे लेके आए थे। तो इस इक्वेशन का हमारे पास में आना चाहिए, डेल्टा आना चाहिए इसका 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी होना चाहिए। हमने इसे पार्शियल डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर इसे x के रेस्पेक्ट में करा तो ये इक्वेशन बनी पहले वाली 12x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई ये वाली हमारे पास में, ये इक्वेशन बनी हमारे पास जब हमने x के रेस्पेक्ट में करा। फिर हमने इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा कीपिंग x एज कांस्टेंट, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी और दोनों को सॉल्व कर दिया, और दोनों को सॉल्व करके मेरे पास में इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -2/5 एंड 11/5। इसे सॉल्व करके आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ला सकते हैं। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, स्लोप्स। स्लोप लाने के लिए हमने इस इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट ले लिया, दोबारा यहाँ पर आ जाइए और इसका आप होमोजीनियस पार्ट ले लीजिए। जो होमोजीनियस पार्ट था, इस पार्ट को आपने m से क्या करा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा और y बाई एक्स को m से रिप्लेस करके m में क्वाड्रेटिक बना दी। तो m की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास में, m की दो वैल्यूज यहाँ से आ गई, एक m इज इक्वल टू 2 और एक m इज इक्वल टू -3। इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा और मेरे पास में ये जो पेयर ऑफ लाइन था इसका हमारे पास में ये फैक्टराइज होकर के हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है, दोनों लाइन आ गई। अगर किसी को इसमें सर और कुछ क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ और करना है तो मैं ये कहूंगा कि भाई या तो भाई इनके फैक्टर करना है, ये आपका एम है कि हमें इनके फैक्टराइज करके इससे रिप्रेजेंटेड दोनों लाइन लानी है। तो अगर आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, लाइन आसान है और आप उसे फैक्टराइज कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कर लिया था, ठीक है, और कोई आसान आपके पास आ रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करिए, आप पहले ये तो कर ही लीजिए कि आप इसका होमोजीनियस पार्ट लेकर के आप m की वैल्यूज निकाल दीजिए, -3 2। देखिए उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या करा कि अगर m इज इक्वल टू 2 और 3 है तो लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। ये दो लाइन की इक्वेशन आ गई, एक आ गई -3 स्लोप के साथ और एक आ गई 2 स्लोप के साथ में, बस C1 और C2 को निकालना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने ये इक्वेशन लिख दी, ये पेयर ऑफ लाइन है। अब ये जो लाइन आई है मेरे पास पेयर ऑफ लाइन, इसका जो गिवन लाइन थी इसके साथ में कंपैरिजन कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जब हमने कंपैरिजन करा तो
तो हमें ये पता लग गया कि इस कंपैरिजन में जब हम कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिखा, ये जो हमारे पास थी ये इक्वेशंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गई मेरे पास में। और हमें पता है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई तो सेम ही है इन दोनों इक्वेशंस के। इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट सेकंड डिग्री के टर्म तो सेम ही आए, और मैं कह रहा हूँ इन दोनों कंपेयर करना है, इक्वेट नहीं, कंपेयर। अब आप इक्वेट क्यों कर सकते हो, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर दोनों में हम दोनों का रेशियो लें तो वन ही आ रहा है, एक्स वाई और वाई स्क्वायर भी वन ही आ रहा है, तो बाकी में भी वन ही आएगा। तो अब बराबर कर लेते हैं, तो मेरे पास एक इक्वेशन बनी। यहाँ पर आपने लिया कि यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट और ऊपर एक्स का कोफिशिएंट कितना, 7, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपके पास बन गई, -2c1 + 3c2 = 7, और दूसरी इक्वेशन ये बन गई। इन दोनों को हमने दो लीनियर इक्वेशन है C1 C2 में, दोनों को सॉल्व करके C1 C2 की वैल्यू निकाल ली 1 और 3, और ये वैल्यूज को हम जो हमने यहाँ पर सबसे ऊपर रखा हुआ है इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अगर हमें इसे C1 और C2 की वैल्यूज को हम यहाँ से उठाएंगे और इन्हें उठा करके हम लोग इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में उन लाइन्स के फैक्टर हो गए, फैक्टर आ जाएंगे मेरे पास में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अगर हम थोड़ा आगे चले इसमें तो ठीक है, अब हम एक चीज़ यहाँ पर पढ़ते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हमने करा है इससे क्या हुआ। इससे क्या होता है कि ये नोट मैंने लिखा, इफ ए एक्स स्क्वायर, इफ सेकंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है अगर वो रिप्रेजेंट कर रही है, इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट आइदर ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस and intersecting a straight line, that's why I wrote either a pair of non-parallel lines, that mean intersecting lines, or a central curve, or a central curve, a curve having center। हर एक कर्व के पास सेंटर हो जरूरी नहीं है, बट जैसे हमारे पास सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला, इनके पास सेंटर होता है, पैराबोला के पास सेंटर नहीं होता, तो उसने लिखा। तो इफ दिस पेयर ऑफ if this second degree equation represent pair of straight line or represent a central curve like circle, ellipse or hyperbola, okay, then by partial differentiating this equation with respect to x and then with respect to y, we'll get two equations, and by solving those two equations for x and y, we will get either point of intersection of those two lines represented by equation 1, और सेंटर ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। अगर उसने सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला आपको रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास में इस पार्शियल डिफरेंशिएशन के मेथड से उस कर्व का सेंटर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू गेट दिस आइडिया कि किस तरीके से हमारे पास में इससे पार्शियल डिफरेंशिएशन से हमारे पास में या तो लाइंस का क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर सेंट्रल कर्व का हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर, हम आगे से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़े और हम देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, find combined equation of angle bisector lines of pair of straight lines। Suppose मेरे पास एक homogeneous system of equation given है, homogeneous system of pair of homogeneous equation of pair of straight lines given है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो कहीं डिटर्मिनेंट में होता है, वो थोड़ा बहुत मैं उसे बोल देता हूँ। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास में एक होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। मान लिया मेरे पास L1 L2 है, होमोजीनियस है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा। हमें चाहिए क्या, व्हाट इज रिक्वायर्ड, हमें चाहिए द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ देयर एंगल बाइसेक्टर। सपोज इनके एंगल बाइसेक्टर B1 और B2 हैं, तो मुझे B1 B2 की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इससे दो दो लाइन जारी होंगी, जो हमारे पास में इससे दो लाइन होंगी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके एम में क्वाड्रेटिक बनाई, और M1 + M2 और M1 M2 हमारे पास आ गया। इस काम को हम बहुत बार कर चुके हैं। तो सपोज लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, अगर इससे जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो वो आ गई y = M1x एंड y = M2x। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है हमारे पास में लाइन की इक्वेशन में आपने L1 xy डिवाइड बाई आपने लिखी थी R1 = L2 xy डिवाइड बाई R2।
ये आपने किया था जब हमने एंगल बाइसेक्टर किया था, है ना। तो यहाँ पर पहली वाली लाइन आ जाएगी, ये लिख दी हमने। और वेयर R1 R2 मेरे पास क्या है, R1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 + m1 स्क्वायर एंड R2 इज अंडर रूट ऑफ 1 + m2 स्क्वायर। ये थी हमारे पास में इक्वेशन, है ना। और विद प्लस माइनस साइन के साथ में था, दोनों आ गए थे। तो ये हमने लिखी यहाँ पर, इन लाइंस में अप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करा, इसे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। या दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास में। तो अब ये मैंने इसकी कैलकुलेशन करी, इसमें कोफिशिएंट ऑफ आपने क्या करा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अलग कर लिया, एक्स वाई के टर्म्स अलग कर लिए, और m1 + m2 को पुट कर दिया -2h/b, और m1 m2 को पुट कर दिया आपने a/b। अगर आप इसमें कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपने से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया, तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का अगर हम कोफिशिएंट लें तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ गया 1 + m2 स्क्वायर, 1 + m2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m1 स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई m1 स्क्वायर। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि जब आप m1 x का होल स्क्वायर आएगा तो m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बाहर एक टर्म रखा हुआ ही है हमारे पास में, और इधर से क्या आ गया, -1 + m1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m2 स्क्वायर, ये आ गया। वाई स्क्वायर का टर्म ले लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर का टर्म ले लिया, वाई स्क्वायर का टर्म कलेक्ट करा तो वाई स्क्वायर के टर्म आ गया 1 + m2 स्क्वायर, और इस साइड से आ गया -1 - m1 स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर का टर्म आ गया। बिल्कुल ठीक। अब हम एक्स वाई के टर्म ले लेते हैं। एक्स वाई का टर्म में आपके पास में, ठीक है, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, 2xy, ठीक है। तो एक्स वाई का टर्म कितना आ रहा है हमारे पास में, एक्स वाई का टर्म आ रहा है 2xy। तो ये 2xy जो हमारे पास आया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ठीक है, 2xy, 2xy लेफ्ट हैंड साइड में 2xy कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 2xy आ गया 1 + m2 होल स्क्वायर, ठीक है। 2xy हमने टर्म लिया तो वो आ गया, ठीक है, यहाँ से आया m1, m1 1 + m2 का होल स्क्वायर, ये आया, एंड -m2 1 + m1 का स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका एक्स वाई के टर्म्स आ गए। आप इसमें अब सॉल्व करिए, एक m1 - m2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाना चाहिए, और उसके बाद m1 + m2 को आप पुट कर दीजिए -2h/b, एंड m1 m2 को पुट कर दीजिए a/b, और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। नाउ जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, एक्स स्क्वायर - वाई स्क्वायर डिवाइड बाई a - b इज इक्वल टू xy/h, बस दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हमारे पास बाइसेक्टर 1 और बाइसेक्टर 2 की कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन में, अगर आप इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करोगे तो उनका सम जीरो आ रहा है। और क्योंकि बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो होता है, और हमने भी कहा था अगर एंगल के बीच में अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास ये गिवन है, फाइंड पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस ऑफ 2x² - xy - 3y²। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइन चाहिए हमें इसका। तो हमने इसका लिखा a कितना है 2, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई, और c की वैल्यू आ गई मेरे पास में h की वैल्यू आ गई -1/2, सॉरी h की वैल्यू आ गई -1/2। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइन था, बस इस वाले फॉर्मूले में जो हमने ऊपर लिखा है x² - y² ओवर a - y, इसमें वैल्यू रख दी तो मेरे पास में ये इक्वेशन बन गई, उसकी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस ऑफ द लाइंस 2x² - xy - 3y²। क्योंकि इस लाइन में दो लाइन है, या तो हम अलग अलग करें फिर अलग अलग बाइसेक्टर निकालें फिर उनकी मल्टीप्लाई करके ये लाएं, लेकिन जब हमसे पूछ ही रहा है उनका
प्रोडक्ट उनका पूछ रहा है, आप उन दोनों लाइंस की प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो सीधा हम उनका पेयर निकाल देंगे। तो इस फॉर्मूले से हम सीधा पेयर निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है आपके पास में, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। अब हमारे पास में आपने मेरे से पूछा कि नहीं सर, अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, जनरलाइज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो और उसका मुझे पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका तो वही हुआ कि ये जो आपके पास में प्रॉब्लम दी हुई है 6x² माइनस 5xy प्लस y², या तो आप इससे दोनों लाइन अलग अलग निकालिए, उसके मेथड हमने करे ही थे। उसके बाद बाइसेक्टर 1 बाइसेक्टर 2 निकालिए, वो हमें आते हैं निकालने, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करिए, फिर आंसर आएगा। कहा ठीक है हम कर सकते हैं सर, अगर कोई और चीज़ बताइए आप। ठीक है, मैं ये कहता हूँ आपसे कि सबसे पहले आप इसका होमोजीनियस पार्ट ले लीजिए, इसका होमोजीनियस पार्ट ले लीजिए। तो एक तरीके से मैं ओरिजिन को शिफ्ट करके इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लेके जा रहा हूँ। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ गया हमारे पास में 2,1। ये हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन इन दिस प्रॉब्लम, वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2,1। नाउ शिफ्ट द ओरिजिन टू 2,1। तो अगर इसे मुझे ओरिजिन को 2,1 पर शिफ्ट करना है, तो आप क्या रिप्लेस करोगे, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस 2 से, और उसमें जो y आ रहा था उसे y को कैपिटल Y प्लस 1 से हम रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल हमने रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास रिप्लेस करके खाली इतना होमोजीनियस पार्ट बचना था, 6x² माइनस 5 कैपिटल X कैपिटल Y एंड प्लस कैपिटल Y² इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास में, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमने इसका क्या लिख दिया, इसका तो हमें पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइन निकालना आता है। ए है 6, बी है 1 और एच है इसका -5/2। तो हमने x² माइनस y² डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू XY ओवर एच में रखा, और मेरे पास में ये आ गई इक्वेशन। बट अब आप कहोगे सर ये जो इक्वेशन आई है ये तो नए फ्रेम में है, ये आंसर तो आपको पुराने फ्रेम में चाहिए। तो अब आप कैपिटल एक्स को क्या रख दोगे, दोबारा से जो पहले वाला रिलेशन था जहां पर आपने स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस 2 से रिप्लेस करा था, आप कैपिटल एक्स को क्या रख दोगे, नाउ रिप्लेस कैपिटल एक्स बाई एक्स माइनस 2 एंड कैपिटल वाई बाई वाई माइनस 1। इसे रिप्लेस आप करोगे और रिप्लेस करके आपके पास में जो इक्वेशन आएगी वही वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी, तो आपको खाली कैपिटल एक्स को रिप्लेस करना है x माइनस 2। तो हमारे पास आ जाएगा ये x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2, और y कितना है मेरे पास में, y को रिप्लेस करा, कैपिटल Y को y माइनस 1 से रिप्लेस करा, और आपके पास माइनस का y² आ गया। तो ये हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। अब चाहे तो आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² y² अलग कर लें, xy के टर्म्स अलग कर लें, तो सिंप्लीफाई करके आप इसमें कर सकते हैं। ये आपके पास में पूरी की पूरी हमारे पास में पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस B1 B2 आ जाएगा हमारे पास में, जो फ्रेम दिया हुआ था उसी फ्रेम में आ जाएगा। ठीक है, नाउ वन लास्ट थिंग इन दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमें क्या चाहिए, हमसे कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि एक आपको लाइंस गिवन है, होमोजीनियस सिस्टम गिवन है ax² प्लस 2hxy प्लस by²। इसके ऊपर हमें क्या करा गया कि हमसे कहा जा रहा है कि ये जो लाइन जो रिप्रेजेंटेड है ax² प्लस 2hxy प्लस by², मान लीजिए लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, कोई पॉइंट है P, ठीक है ना, कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट से यहाँ पर इस लाइन पर और इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। तो मान लीजिए ये लेंथ P1 आ रही है, ये लेंथ P2 आ रही है, ये पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिलहाल इस एग्जाम्पल के लिए 0,0 है। हमसे पूछ रहा है P1 P2 का जो लेंथ है, लेंथ का प्रोडक्ट बता दो। ठीक है, और उसे आपको ये स्टैब्लिश करके लेके आना है, ये चीज़ आपको दिखानी है कि ये ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ax² प्लस 2hxy प्लस by² जो L1 L2 की कंबाइंड इक्वेशन थी, इसे x² से डिवाइड करके m में एक हमने क्वाड्रेटिक बना ली, और m में क्वाड्रेटिक बनाकर हमने m1 प्लस m2 निकाल दिया और m1 m2 निकाल दिया। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया x1 y1 से इन दोनों लाइन में। तो अगर हमने इस लाइन में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो P1 कितना आ गया, P1 आया मेरे पास में, P1 आया m1 x1 माइनस y1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m1²। और P2 कितना आ गया, P2 आ गया हमारे पास में m2 x1
ठीक है, x1 y1 पॉइंट से निकाला, m2 x1 माइनस y1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 + m2 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। p1 p2 की प्रोडक्ट आ गई, और हमारे पास m1 + m2 की वैल्यू है, m1 m2 की वैल्यू है। इन दोनों को हमने इसमें थोड़ा सॉल्व करा और इसे हमने लिख दिया ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 b1 y स्क्वायर। तो ऊपर तो हमारे पास वही इक्वेशन जो थी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, उसमें खाली x को x1 से और y को y1 से रिप्लेस कर दिया, और डिनोमिनेटर में आ गया 4h² प्लस a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। तो लास्ट थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास में सेम प्रॉब्लम होती बट इक्वेशन जो आपके पास में गिवन है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास होमोजीनियस ना होकर के ये आ जाती, ठीक है, उस केस में आपके पास में क्या आंसर आना चाहिए था? हमारे पास में उनका P1 P2 का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए था? क्या यही फॉर्मूला रहेगा या कुछ चेंज होगा? तो इतना काम मैं आपके पास छोड़ता हूँ, आप अपने आप एनालाइज करिए और देखिए कि आप इसमें क्या करते हैं। अब इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे कि इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सभी में एप्लीकेबल होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी उसकी एप्लीकेशन आती हैं। तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोग इसे एक बार देखिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास होगी कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, उसमें फिर से हम इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका लास्ट जो टॉपिक है उसे हम लेंगे। थैंक यू।